अगर हम कुछ बुद्ध को कहते हैं तो स्वयं को सबसे पहले अनुभूति देते हैं, तभी बुद्ध स्वर में आते हैं। सुशीला जी ने कहा कि बुद्ध की जो करुणा है और सहजता है वो उन्हें भाती है और यही बात उनकी रचना का प्रयोजन बन जाता है। रचना की सृष्टि का आधार उनकी कविता के बिंदु कहाँ से तय हो, वो इस बात से तय होता है कि बुद्ध की जो करुणात्मकता है वो उनकी सृष्टि में समाहित होने लगता है। क्योंकि सभी ने कहा है तो मैं कुछ चाहूँगा कि उन पर अवश्य मैं प्रकाश एक एक लाइन डालूं। महेश जी ने बहुत अच्छी बात जो दुख के बारे में कि दुख सबको मांझता है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है समकालीन कविता की, और हम लोग आगे को पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। तो करुणा से ही कविता संभव है, ऐसा महेश आलोक जी ने कहा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बगैर करुणा की कविता संभव है ही नहीं। और इन्होंने कहा कि बुद्ध ने ही पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में ढालने की कोशिश की। यही बात जो कि उन्होंने कहा अनुभव करें तो ही बुद्ध को पाने की बात होगी। आप अगर फिलॉसफिकली बुद्ध को मानते हैं, दर्शनात्मकता के स्तर पर बुद्ध को लाते हैं, यह तो बात है, लेकिन जीवन में बुद्ध को नहीं लाते हैं तो असली बुद्ध की उपस्थिति संभव नहीं है, जो कि प्रायः देखी जा रही है। प्रकाश जी ने कहा कि लोक साहित्य में जो बुद्ध की अनुपस्थिति है उसके 3 कारण हैं। क्योंकि गांधी तो हैं लोक जीवन में, राम हैं, डी बाबा हैं, काली माई हैं, वगैरह वगैरह सब लोग हैं। अभी मैं डी बाबा पे आऊंगा भी, जब श्रीमान मृत्युंजय कुमार, वह है गहरी लोकतांत्रिकता, गहरा गणतंत्र। कविता से बड़ा कोई गणतंत्र डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। यह डेमोक्रेसी सिस्टम में नहीं हो सकती, जैसा आप कितना भी डेमोक्रेटाइज कर लें उस सिस्टम को। पूंजीवाद का जितना भी क्षरण हो जाए, पूंजीवाद विनष्ट नहीं हो सकता। साम्यवाद भी अंत में आके एक तरह का तानाशाह रूप ले लेता है। आपने देखा है पूरी दुनिया में जितने साम्यवादी देश रहे हैं उनकी क्या गति हुई, वो आपने देख लिया है। जो जन पक्ष के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तानाशाह बनते हैं, यह दुनिया में हमने देखा है। यह भारतीय कविता में भी उभर के सामने आया, इस बात को आपने देखा है। एक ही वो जगह है जहां लोकतांत्रिकता है पूरी दुनिया में, जो वास्तविक प्रतिपक्ष है। वो क्या है? साहित्य है, वो है कविता, वह जनपक्ष है। भाई आलोक धनवान ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात को उद्धृत करते हुए कहा था कि बुद्ध उनके अत्यंत प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बुद्ध की करुणा उन्हें प्रभावित रहती थी। डॉक्टर लोहिया जब कभी मंदिर में जाते थे, लोग मजाक करते थे कि भाई आप तो अनीश्वरवादी हैं, आप काहे लिए जाते हैं मंदिर में, आपका क्या मतलब भगवान से, आप तो मानते नहीं चीज़ों को। तो लोहिया ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि क्या मंदिरों का स्थापत्य आपको लालायित नहीं करता? क्या उसकी खूबसूरती, उसके कंगूरे, उसकी सौंदर्य चेतना आपको प्रशंसित नहीं करती? आपको अच्छा नहीं लगता? लोहिया उन चीज़ों में, उन प्रसंगों में ले आते हैं जो हमारी सौंदर्य दृष्टि को विकसित करती है। लोहिया ही वो थे जिन्होंने राम, शिव और कृष्ण पर निबंध लिखा, नए तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश की। क्योंकि जो बात मार्क्स नहीं समझ पा सके होंगे भारत के बारे में, वो बात लोहिया ने और जयप्रकाश नारायण ने समझने की कोशिश की। तो जनता में जो लोकतांत्रिकता है, जो गणतांत्रिकता है, वह भारतीय साहित्य या भारतीय कविता का सर्वोत्कृष्ट मूलाधार है, ऐसा मैं मानता हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बहुवचनात्मकता, प्लूरलिज्म, दी अदरनेस को रेस्पेक्ट देना, दूसरे आदमी को इज्जत देना, दूसरी विचारधारा को सम्मान देना। क्या हुआ रूस में, क्या हुआ चीन में, क्या इन जगहों पे हुआ? क्योंकि आपने दूसरी विचारधाराओं को इज्जत नहीं दी। आज चीन के तमाम हिस्सों में मुसलमानों में प्रतिबंध है, आपको मालूम है, रोका गया उनको। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पे युद्ध छेड़ा हुआ, आपको मालूम है। विचारधाराओं के नाम पे जिस तरह से अत्याचार किए गए हैं वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी ओर ध्यान जाना चाहिए। साहित्य ही वो जगह है जहां ध्यान जाता है, अकेली जगह साहित्य है जो दुनिया का किसी भी तानाशाह का, किसी भी सत्ता का, किसी भी बड़े आदमी का प्रतिपक्ष है, किसी भी सामंत का, किसी साहित्य के मठाधीश का प्रतिपक्ष है। वही वो जगह है। साहित्य की मठाधीशी का प्रतिपक्ष भी साहित्य ही है। और चूंकि हम जानते हैं कि दुनिया के जितने शोषण हैं उनके तरीकों में सांस्कृतिक, आर्थिक, यौनिक, भाषाई
कारण शामिल है। भाषा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पावर गेम है। भाषा एक शक्ति विमर्श भी है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है। भाषा शक्तियों के विमर्शों को प्रकट करती है। जैसे आप भोजपुरी की हालत देख लीजिए पूरे देश में। जनता में भोजपुरी है, शासन में नहीं है। जनता में हिंदी है, फाइलों में नहीं है। मैं तो भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में काम कर चुका हूँ। फाइलें कहाँ हिंदी में आती हैं बताइए? ईमेल कहाँ हिंदी में आता बताइए? सारे मेल आज के आज अंग्रेजी में ही आते हैं। वो ये सही है कि मैं अभी नवनालंदा महाविहार में हिंदी विभाग का प्रोफेसर अध्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि फाइलों का जो कारोबार है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही चलता है। उसका कारण क्या है? भाषाई जो दैन्य है वो आपके ऊपर सिर चढ़ करके बोलता है। ये गरीबी है आपकी। लेकिन चूंकि कविता उस गरीबी को, जो आपकी भाषाई दरिद्रता है, उसको चुनौती देती है। आप बताइए, समकालीन भारतीय साहित्य में अंग्रेजी का जो समकालीन भारतीय साहित्य है वह क्यों श्रेष्ठतम नहीं है? क्या कारण है? भले ही अरविंद अडिगा लिखते हों, भले ही अमिताभ घोष लिखते हों, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी के पास हम लोग कितनी बार जाते थे। मुक्तिबोध की कविताओं का अनुवाद बहुत खूबसूरत उन्होंने किया। जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है वो मुक्तिबोध की कविताओं का, गे जी की कविताओं का, विजय देवनारायण साई की, जो मेरे फेवरेट कवि है विजय देवनारायण साई, उनकी कहानियों का अनुवाद किया है। लेकिन आप एक जो असमिया कवि हीरेन भट्टाचार्य है, आप उसको देखिए। ओडिया कवि सीताकांत महापात्र है, उसको देखिए। वो उत्स कहाँ से आता है? उस भाषाई दरिद्रता के निषेध से आता है।